लखनऊ वर्सेस सीएसके ये रिवर्स फिक्चर है और पिछले मुकाबले में जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो मुकाबला रोमांचक हुआ था और लखनऊ की टीम पिछला मैच जीतते जीतते रह गई थी। एलिमिनेट तो हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में देखो तो हर प्लेयर एक एक पारी खेल चुका है पिछले कुछ मैचेस में, सो दैट उनकी जगह बची रह सके। जॉस इंग्लिश की वापसी हुई, इनको बड़ी कीमत चुका के खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑक्शन में, तो एक पारी उनकी तरफ से भी आ गई और जैसी ही शुरुआत जॉस इंग्लिश ने पिछले मैच में दी थी, इनको वहां से उस मैच को जीतना चाहिए था। जॉस इंग्लिश की पारी इनके लिए एक संजीवनी की तरह हो सकती थी, लेकिन ये टीम इतनी मरी हुई हालत में है कि इनके लिए संजीवनी भी अब काम नहीं आ रही है। तो उनकी अच्छी पारी को भी इस टीम ने मिडिल ऑर्डर में जाकर के बर्बाद कर दिया और वहां से वो स्कोर नहीं बनाया जो बनना चाहिए था, जिस तरह की शुरुआत इस टीम को मिल गई थी। फिर आप मिच मार्श की बल्लेबाजी देखिए, जब खेलते हैं तो देखो डिफरेंट प्लेयर लगते हैं और उनके पास है वो काबिलियत, एबिलिटी, इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस, बट आईपीएल की परफॉर्मेंस आप एक सीजन में आप देखिए उनका जो अच्छा गया, उसके अलावा इस सीजन सिर्फ एक पारी उन्होंने खेली है। एक पारी के दम पे ये तो होता है जैसे पिछले सीजन ऋषभ पंत के साथ हुआ था कि अपनी जगह बच गई थी, सेंचुरी उन्होंने बना दी थी, लेकिन क्या यही चीज़ जो है वो मिच मार्श के साथ हो पाएगी? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स को ये डिसीजन लेना है और माइट भी अब ये हो सकता है कि अब वो टूर्नामेंट से मैथमेटिकली भी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो जो अर्शिन कुलकर्णी को आपने पिछले मैच में खिलाया था और एक मैच खिला के सडनली आपने बाहर कर दिया, तो फिर क्या उनको वापस लेके आया जाए? हालांकि अर्शिन कुलकर्णी ने भी कोई ऐसा खेल खेला नहीं था जिसके दम पर आप ये कहें कि उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, लेकिन यंगस्टर के लिए पहली पारी किसी के लिए भी खराब हो सकती है। जनरली क्रिकेट में क्या होता है कि आप जब मौके देते हैं तो आप चाहते हैं कि ऑन द ट्रॉट आप कम से कम प्लेयर को 2-3-4 मौके दें, लेकिन अर्शिन कुलकर्णी को सिर्फ एक मौका मिला। जॉस इंग्लिश पिछले मैच में अच्छी पारी खेल चुके हैं तो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करेंगे। निकोलस पूरन ने भी अपनी एक पारी खेल दी जब उनको नंबर 3 पे मौका मिल गया और उनके पास तो एक्सक्यूज भी है कि आपने मुझे नीचे बल्लेबाजी कराई इसलिए मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई। द मोमेंट आप मुझे नंबर 3 पर लेके आए मैंने परफॉर्म करके दिखा दिया। फिर आइए नंबर 4 पर, और ऋषभ पंत तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, इनके पास कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं है क्योंकि हर जगह खेल के देख लिया है। आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे को ओपन नहीं मिला, मेरे को 3 नहीं मिला, मुझे 4 नहीं मिला, मुझे 5 नहीं मिला, सब जगह खेल के देख लिया और सब जगह फ्लॉप ही हुए हैं। और कप्तानी पर भी बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरह से उन्होंने लास्ट में एडन मार्करम को इस्तेमाल किया, शायद उनका ओवर पहले कराया जा सकता था। और देखो क्रिकेट में क्या होता है कि जब लास्ट ओवर तक गेम चला जाए और सामने बैट्समैन और उसको पता है कि 2 छक्के से गेम खत्म हो सकता है, तो उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं होता है अगर ऑफ स्पिनर उसके सामने आता है। लेकिन वही ऑफ स्पिनर अगर थोड़ा पहले आए और रन ज़्यादा हो तो डाउट होता है कि यार एक छक्का मैच जिता नहीं सकता, गेम का रुख जरूर चेंज कर सकता है बट मैच जिता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जब लास्ट ओवर में स्पिनर सामने आता है तो उसको पता होता है कि एक छक्के से मैच जीता जा सकता है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है और मेरे हिसाब से आप इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको अपने स्पिनर जल्दी ही खत्म कर देने चाहिए। स्पिनर को आप इतना वेट नहीं करा सकते कि 20वें ओवर में आपके सामने शिवम दुबे है जिसकी रेपुटेशन है कि वो स्पिनर्स को ही छक्के मारता है, फास्ट बॉलिंग को ही मारते हैं बट स्पिनर्स को एट बिल मारते हैं। ऑफ स्पिनर को भी मार सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो मारते ही हैं, लेग स्पिनर को भी मारते हैं। तो वो उनकी काबिलियत है और उनकी स्ट्रेंथ पर ऋषभ पंत ने कप्तानी की लास्ट ओवर में जो एडन मार्करम को उनको कराया। और प्लान भी आप देखिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से कितना दूर चले जाओगे आप शिवम दुबे से? शिवम दुबे इतने लंबे उनके हाथ हैं, इतनी उनकी रीच है, हाइट है, तो उसका इस्तेमाल करके वो गेंद को घसीट के आउटसाइड द ऑफ स्टंप से भी लेग स्टंप या डाउन द ग्राउंड मारने की काबिलियत रखते ही हैं। तो ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी बहुत बड़ा सवाल है और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह के कितने नमूने ऋषभ पंत ने इस सीजन दिखाए। तो 27 करोड़ रुपए, फिर कप्तानी, फिर बल्लेबाजी, सारे पहलू मिला लीजिए, एक बात पक्की है कि अब फॉर्मेलिटी के लिए ऋषभ पंत बचे हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के मैचेस खेलेंगे। हो सकता है कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स का जिस तरह का मैनेजमेंट है, जैसे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम से बाहर चले गए हैं, उसी तरह से ऋषभ पंत को भी कोई स्पाइजम हो जाए, कोई इंजरी हो जाए और वो भी सडनली आपको बाहर जाते हुए दिखें, क्योंकि ये टीम ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रही है। एक वो हिंदी में कहावत होती थी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बाखाए बोराए। ये कहावत इनके मालिक पर भी लागू होती है और इस टीम के चलाने वालों पर भी लागू होती है। मालिक पर ऐसे कि आपके पास पैसा है तो आप अपने आप को इस सदी का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर समझने लगे हैं कि क्रिकेट आप ही चलाएंगे, आप बताएंगे ये 11 खेलेगी, ये खेलेगा, इसको वहाँ खिलाना है, किसको कैसे खिलाना है। जब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं ना चीज़ों को और सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मेरे से बड़ा विजनरी क्रिकेटर या क्रिकेटिंग ब्रेन किसी के पास नहीं है और बाकी सबको पपेट बना के रखते हैं, तो नतीजे इस तरह के होते हैं। और दूसरा जो मैनेजमेंट भी है वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो धतूरा खा के ही टीम बना रहा है। जो प्लेयर जहां खेलना चाहिए, फॉर एग्जांपल एडन मार्करम,
एडन मार्करम खेलेंगे तो टॉप 3 या 4 में खेलेंगे यार, 5 और 6 पे एडन मार्करम को खिलाने का कौन सा लॉजिक बनता है। ये इलॉजिकल सिलेक्शंस हो रहे हैं, फिर प्लेयर्स को वहां पर जबरदस्ती किसी को कहीं फिट किया जा रहा है, उस तरह से टीम बन रही है, तो फिर नतीजा इस तरह का होना ही था। और एडन मार्करम 5 नंबर खेल के वैसे भी कुछ हासिल नहीं करेंगे, जब ओपन में आप उनसे कुछ नहीं निकाल पाए तो 5 नंबर खिला के आप क्या ही निकाल लेंगे। देन 6 नंबर पर सहवाज ने अच्छा कर दिया, तो उनके लिए भी अभी देखो एक ही मैच है, जैसे मिच मार्श के लिए एक मैच है, निकोलस पूरन के लिए एक मैच है, ऋषभ पंत के लिए भी शायद एक मैच शुरू में आ गया था, तब से आया नहीं है। वैसे सहवाज के लिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाला एक ही मैच है, बट हिम्मत सिंह भी इस टीम में खेल रहे हैं। जो धतूरा खा के मैं टीम बनाने की बात कर रहा हूं कि हिम्मत सिंह लगातार कई मैचेस से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं हुई। अब उस नॉन क्रिकेटिंग रीजन पे नहीं जाना चाहता मैं, क्यों वो इस टीम में है या इस फ्रेंचाइजी में है और क्यों खेल रहे हैं। अक्षत रघुवंशी को 2-3 मौके मिले, 2 बार ही बल्लेबाजी आई है, मुंबई के खिलाफ उन्होंने एक पारी खेली और एक यहाँ पर 18 रन की पारी खेली, रन उनके भी नहीं बने। तो बेसिकली हर फ्रंट पर टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। एक प्रिंस यादव ये कह सकते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा पॉजिटिव इनके लिए रहा, उसके अलावा शहबाज अहमद ने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस कर दी। बाकी चाहे आप आवेश खान, लीजेंडरी फास्ट बॉलर जो डेथ में भी पिटाई खाता है, शुरू में भी पिटाई खाता है, हर जगह पिटाई खाता है, उनको आप लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर खिला रहे हैं। दिग्वेश राठी का सीजन बहुत ऑर्डिनरी गया। उसके अलावा मोहम्मद शमी शुरू में अच्छा कर रहे थे और अब देखिए कि उनकी परफॉर्मेंस डिप होती ही गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप सीएसके की टीम देख लो तो सीएसके की टीम बहुत सही टाइम पर पीक कर रही है, इससे सही टाइम नहीं हो सकता था सीएसके की टीम को फॉर्म में आने के लिए। और सीजन शुरू होने के साथ हर कोई सवाल उठा रहा था, यार सीएसके ने किन यंगस्टर्स के ऊपर पैसा लगा दिया, किस कूड़े को खरीद लिया सीएसके की टीम ने। लेकिन अब वो सीएसके के यंगस्टर जब उनको थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा मैच्योर्ड हुए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, अब दिखा रहे हैं कि वो कूड़ा नहीं है, वो हीरा है। चाहे आप उर्विल पटेल की बात करिए, चाहे आप कार्तिक शर्मा की बात करिए, चाहे वो प्रशांत वीर की बात करिए। और ये टीम अभी भी एमएस धोनी के बिना है। एमएस धोनी ने एक तरह से इस टीम को छोड़ दिया है कि आप खेलिए, अपने दम पर खेलिए। ये पहला सीजन है जहां पर एमएस धोनी का कोई इंटरवेंशन नहीं है ऑन द फील्ड कम से कम, अदरवाइज वो कम से कम विकेट के पीछे तो रहते ही थे। कप्तान कोई भी हो, कुछ भी हो, स्ट्रेटजीज का भी पार्ट वो रहते ही होंगे। लेकिन अभी एमएस धोनी कहीं से जीरो इन्वॉल्वमेंट उनका आपको देखने को मिल रहा है। संजू सैमसन लगातार अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट आप ये चीज़ देखते हैं वो टॉप रन गेटर में है, अच्छा डिसेंट स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया है और उन्होंने अपने दम पर 2-3 मैचेस जिताए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप सीजन में एज अ प्लेयर 4 मैचेस अपनी टीम को जिता देना तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप 11 प्लेयर खेलते हो ना, 11 प्लेयर्स में से आपके 5-6 प्लेयर जो हैं वो 2-2 मैचेस भी जिता दें तो आप 12 मैचेस जीत जाएंगे 14 में से, तो आपकी कहानी बन जाती है, आप क्वालिफाई इजीली कर जाते हैं। तो संजू सैमसन 3-4 मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस दे चुके हैं जहां पर 2 मैचेस तो सिंगल हैंडेडली थे, जहां पर उन्होंने सेंचुरी बना के अपनी टीम के लिए जीत की बुनियाद रखी थी। ऋतुराज गायकवाड़ भी शुरू में जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल रन नहीं बन रहे थे, अब रन बन रहे हैं। भले ही उस पेस पर रन नहीं बन रहे बट रन बन रहे हैं, और रन बनना, बल्ले के बीच में बॉल लगना, वो कॉन्फिडेंस और विकेट पर टाइम स्पेंड करना, ये वो चीजें हैं जो आपको उस मैच में नतीजा भले ही ना देख के जाएं बट आगे वाले मैचेस में नतीजे जरूर पलट के जाती हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के भी रन बन रहे हैं। उर्विल पटेल, और भाई साहब पिछले मैच में उन्होंने जो बैटिंग की, उनको छक्के लगाते हुए देख के मुझे वो एमएस धोनी 2004-2006 वाला याद आ रहा था, जिस पावर के साथ जो भर भर के उन्होंने छक्के मारे हैं। और मैं पिछले मैच में जब साई सुदर्शन की बल्लेबाजी चल रही थी तो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा था, जो बैट्समैन ज़्यादा छक्के मारेगा वो जल्दी 50 बनाएगा, ज़्यादा बेटर स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएगा। जो बैट्समैन चौकों पर डिपेंडेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज भी खेलेगा, आपको लगेगा, ऐसा फील देगा कि ये हर बॉल पे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट उतना ऊपर नहीं जाएगा जो बैट्समैन छक्के में ज़्यादा डील करेगा। तो ये छक्के में डील कर रहे थे, 8 छक्के इन्होंने पिछले मैच में मारे, 2 चौके मारे। और इनकी रेपुटेशन है डोमेस्टिक क्रिकेट में, यार 30 बॉल 100 ये 2 बार बना चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये प्लेयर ऐसा नहीं है कि पहली बार बना दिया तो इसलिए चर्चा हो रही है वो सब। ये उर्विल पटेल से एक्सपेक्टेड था, हाँ थोड़ा वक्त लगा उनको इस तरह की परफॉर्मेंस टेबल पर लेके आने में। कार्तिक को अभी थोड़ा और वक्त लग रहा है, कार्तिक से उस तरह की फ्री फ्लोइंग इनिंग नहीं आई है। उन्होंने 2-3 पारियां अच्छी खेल दी हैं, अच्छी कंस्ट्रक्ट करने वाली खेली हैं, अच्छा एक्सेलरेट भी किया है मैं कह सकता हूं, लेकिन कार्तिक का पोटेंशियल असली अभी भी आपने नहीं देखा है कि जब वो फ्लो में बल्लेबाजी करते हैं वो भी अनस्टॉपेबल नजर आते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस जरूर ऐसे प्लेयर हो सकते हैं कि जो अभी तक थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनके नंबर के साथ भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक चीज मैं शुरू में भी पॉइंट आउट कर रहा था इस टीम में कि लेफ्ट हैंडर्स आपके पास उतने ज्यादा नहीं हैं। अब प्रशांत वीर और शुभम दुबे खेल रहे हैं, इनमें से किसी एक को आपको थोड़ा सा ऊपर नंबर 5 पर जरूरत पड़ने पर लेके आना चाहिए। ये टैक्टिकल है, आगे देखना रहेगा। जैसे शहबाज अहमद गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर अगर लेफ्ट हैंडर पहले होता तो उनको टेक डाउन कर सकता था। तो प्रशांत वीर पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने 2 क्रूशल छक्के लगाए और टीम के लिए मैच
मैच बनाया। एक 43 रन की पारी उन्होंने पहले भी खेली थी जो लूजिंग कॉज में आई थी, बट पोटेंशियल दिखा चुके हैं। गेंदबाजी मेरे हिसाब से उनको थोड़ी बहुत और कराई जानी चाहिए, बट उनके इंजरीज के इशू थे। अब बाद में अभी मुझे पता नहीं क्या रीजन है कि क्यों उनको गेंदबाजी नहीं कराई जा रही, बट शुरू में उनके थोड़ा इंजरीज के इशू थे जिसकी वजह से उनको गेंदबाजी नहीं कराई जा रही थी। फिर शिवम दुबे तो ही हैं, वो तो रहेंगे। एंड देन अब आप देखिए क्या हुआ है कि जो जेमी ओवर्टन नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे इस टीम में, सडनली वो नंबर 8 पर चले गए। नंबर 9 पर इनके पास अकील हुसैन आ गया, तो बैटिंग डेप्थ आपको नंबर 9 तक मिल गई। नंबर 10 पर अंशुल कंबोज हैं जो थोड़ा बहुत बल्ला घुमा सकते हैं। बॉलिंग के कॉम्बिनेशन में आप देखो जेमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी 3 फास्ट बॉलर हो गए। उसके बाद नूर अहमद और अकील हुसैन 2 स्पिनर हो गए। प्रशांत वीर भी स्पिन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग में जो है शिवम दुबे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल बॉलिंग के ऑप्शंस आपको अच्छे दिख रहे हैं, बैटिंग डेप्थ आपको अच्छी दिख रही है और सीएसके की टीम की परफॉर्मेंस एकदम सही टाइम पर आ रही है। बॉलिंग का जिक्र हम उतना ज्यादा नहीं कर रहे, बट जेमी ओवर्टन बहुत साइलेंटली परफॉर्मेंस रेज करते हुए चले जा रहे हैं। और इस आईपीएल में आप देखिए जहां आप कगिसो रबाडा को रखेंगे, जो टॉप बॉलर आप पिक करेंगे ना, जेमी ओवर्टन उस रेस में धीरे धीरे करके ऊपर जाते जा रहे हैं। अभी कितना ऊपर गए हैं, टॉप 5 में पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, या आप लोग कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस मैच दर मैच जहां आईपीएल शुरू हुआ था और उनकी पिटाई हो रही थी, आज की डेट में देखिए जेमी ओवर्टन का इकोनॉमी देखिए, जो लास्ट के 5-6 मैचेस रहे हैं और उनका जिस तरह का इंपैक्ट रहा है विकेट लेने में। अंशुल कंबोज तो लीडिंग विकेट टेकर में है ही है। मुकेश चौधरी भी साइलेंटली परफॉर्म करके गए हैं। फिर अकील हुसैन ने आके इस टीम की किस्मत बदल दी है, जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन किया और उनके अच्छी परफॉर्मेंस करने से नूर अहमद की परफॉर्मेंस वापस आ गई है। तो ऑल एंड ऑल ये टीम एकदम से यूनाइट हो गई है और जो शायद मेरे को लग रहा था कि ये टीम अगले सीजन वापस आएगी, वो इसी सीजन वापस आ गई है। और लखनऊ सुपर जायंट्स बैक टू बैक डिफीट के लिए तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि सीएसके की टीम अब मुझे लगता नहीं कि यहां से रुकेगी। मिड टेबल है, एक मैच और जीतेंगे, ऊपर जाना चाहेंगे। आप लोग के हिसाब से क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।